Hello, hi everyone. Myself Neeraj Bharadwaj, Faculty of Geography at Perfection IAS, Karol Bagh, Delhi. Dear friends, today I am taking this opportunity to talk about the UPSC preparation. In this preparation means preparation for the IAS examination. In this examination, every year around 15 lakh students fill up their form and around 10 lakh prepare seriously and around 5 lakh appear every year in the prelims examination. But what is the reason why most of the students are not able to make through? What is the reason why few candidates are able to clear examination in very first attempt, second attempt, third attempt, but majority of them are not able to clear this exam at all? कई सारे ऐसे students हैं who are able to clear prelims examination repeatedly, but they are not able to clear mains examination. और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं who are not able to clear prelims examination, means कि they are struggling. They are struggling every time whenever they are writing their prelims examination. But the moment they get the opportunity to write mains examination, they go through. What is the reason? कभी सोचा है आपने कि इस एग्जामिनेशन में आफ्टर ऑल इतना हाई चैलेंज, इतनी हाई अनसर्टेनिटी क्यों है? ऐसा क्यों है कि few students are very comfortable from day one. They know that what they have to do and they are doing that continuously, and few of the candidates are always struggling. They are always wondering, they are unable to know that what actually they have to do. और चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस, उनको ज़्यादा मेहनत करना आता ही नहीं है. लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो. बहुत ही ख़ास तरीके से वो मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं. आखिर ऐसे वो बच्चे कौन से हैं और ऐसा क्यों है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे? कुछ तो बात होगी ना. आप देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो डाटा प्रोवाइड करती है, आप उस पर पहुंचिए और जाके देखिए कि किस एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम को क्लियर किया है. तो वो एज ग्रुप है 21 से 24 का. और ये मैं आपको लास्ट 10 इयर्स का एवरेज बता रहा हूँ, जो कि यूपीएससी के वेबसाइट पे है और आप जाके उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे यूपीएससी का फाइनल एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उनकी उम्र 21 से 24 के बीच है, फॉलोड बाय 24-27. अब जाहिर सी बात है कि इफ़ यूपीएससी एग्जामिनेशन हैज़ गिवन द लग्जरी ऑफ अटेम्प्ट्स एज वेल एज द एज रिलैक्सेशन, to the general category students it is 32 and for OBC candidates it is 35. तो obvious सी बात है that if someone has to be given more and more time to prepare his papers, the same history and the geography and the polity books, then the candidates who are writing for 15 years, they must be highly educated. And the candidates who are clearing in the examination in the very first attempt in the age of 22 or 23, then they have the least time available to prepare for the examination. Then how are these students able to clear examination, but those who have been given more time are not able to? आज इस परफेक्शन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूँ. और सेकंड स्टेज में आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, ये मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. तो अभी सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि आखिर वो डिफरेंस कहाँ है. इस बात की शुरुआत कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बाई शूटिंग अ क्वेश्चन. कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी फ्रेंड की शादी में जाना है, या मान लीजिए कि आपकी खुद की शादी होनी है और उस शादी के लिए आप जाते हैं, तो खुद की शादी में आप कैसे जाएंगे?
मान लीजिए कल की आपकी शादी हो रही है और आपको जाना है मार्केट में कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो आप वो कौन से कपड़े लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम शेरवानी खरीदेंगे, कुछ बोलेंगे हम कुर्ता पजामा लेंगे, कुछ आप में बोलेंगे कि हम अच्छा सूट बनवाएंगे, कुछ आप में से बोलेंगे हम धोती कुर्ता लेंगे, वगैरह वगैरह। आप में से कोई भी बंदा ये जवाब नहीं देगा शायद कि हम सर एक जीन्स और टी शर्ट पहन के जाएंगे अपनी शादी करने। क्यों? जरा सोचिए, क्यों? कोई भी लड़की ये नहीं बोलेगी कि मैं जीन्स टी शर्ट में शादी करने जाऊंगी, उसकी भी प्रायोरिटीज होंगी, लहंगा लेना, साड़ी लेना, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से इस बात की कंडीशनिंग की गई है कि दिस इज वन स्पेशल ओकेजन एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अटायर। आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये हमारा कल्चरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। और जाहिर सी बात है कि आप में से सब लोग इसी चीज वजह से इसको प्रेफर करेंगे। और जब कोई दूल्हा या कोई दुल्हन इस तरह के कपड़े में आएंगे तो कोई भी उसको देख के हंसेगा नहीं। लेकिन आप जरा इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए कि अगर इस परफेक्शन आईएएस की क्लास जो करोल बाग दिल्ली में चल रही है, अगर आप में से कोई लड़का शेरवानी पहन के आता है, हाथों में मेहंदी वगैरह रचा के आता है, तो उसको देख के क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्यों हंस रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनको भी पता है कि इस जगह के लिए ये जो ड्रेस आपने पहनी है वो ड्रेस सही नहीं है, और उस जगह के लिए अगर आपने जीन्स और टी शर्ट पहना है तो वो भी शायद सही नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा सोच के देखिए कि अगर हम इस आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं तो ये भी तो हमारी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी से भी ज़्यादा अभी की इस एज में। तो इसके लिए क्या जरूरी है ये हम कभी सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी कैंडिडेट को करनी ही चाहिए। शादियों में तो हम ढेर सारी चीज़ें करते हैं कि हमारा मेनू ऐसा होगा, हम ऐसे घोड़े पे बैठेंगे, हम ऐसे बैंड बाजे वाले को लेके आएंगे, ये म्यूज़िक होगा, ये मेहंदी की रस्म होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हम ये सोचते हैं? और माय डियर्स, सिंस वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, हमें बस ये लगता है कि सिंस मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, दे आर समवन हैज क्लियर्ड आईएएस एग्जामिनेशन एंड ही बिलोंग टू माय विलेज, माय डिस्ट्रिक्ट, माय स्टेट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आल्सो अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट ऑटोमेटिकली, as if it's a law of nature कि every time someone should come from this particular district। तो आपने देखा है कि someone who is coming from, if someone clears examination from the Samastipur district of Bihar, many people from Samastipur start preparing for UPSC exam. If someone is clearing examination from Haryana, from Rajasthan, from Andhra Pradesh, from Tamil Nadu, people automatically start following the same pattern. This is not the right way. We need to think that before entering into any battle, you need to learn the art of fighting war. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि you are destined to fail. आप में से कुछ लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। आपने कभी इस बात को सोचा कि आफ्टर ऑल बैटल ऑफ पानीपत, which was fought between Babur and Ibrahim Lodi, why did Ibrahim Lodi lose the battle? Why? Have you ever thought? और आप ये पढ़ेंगे कि it happened because of that Babur used cannon, that particular war strategy, etc. All right, agreed. क्योंकि NCERT में ऐसी बातें लिखी हैं। Then just try to answer the other question, second question, that why the second battle which was fought between Babur and Rana Sanga, that was Battle of Khanwa, तो why did Rana Sanga lose the battle? उनको तो आइडिया था ना कि ये कैनन का यूज़ करेगा, ये इस तरीके की वॉर स्ट्रेटजी को लेके आएगा, तो फिर वो क्यों हार गए? और क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दे वर नॉट गुड फाइटर्स, दे वर नॉट गुड लीडर्स? ऐसा भी नहीं था। रीजन सिर्फ एक था
कि दैट पर्टिकुलर वॉर, ऑल ऑफ देम मीन्स ऑल द पार्टीज वे आर यूज्ड टू ऑफ फाइटिंग वॉर, बट ओनली बाबर हैड प्रिपेयर्ड especially for that battle of Panipat and the battle of Khanwa. Ibrahim Lodi and Rana Sanga both actually underestimated the potential and the strength of Babur. This is the reason why this is a very right moment for all of you to understand that what should be the right strategy. You need to understand that what strategy UPSC is making and how you need to counter that strategy of UPSC by making your own strategy. अब वो strategy क्या होती है? Is it only about going through the NCERT books and the other famous books? क्या उन किताबों को पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, is that sufficient? तो मैंने इस डिस्कशन के अपने फर्स्ट हाफ में आपसे ये बताया कि अगर सिर्फ पढ़ लेना और बार बार पढ़ लेना, अगर फैक्ट्स को मगअप कर लेना, इफ दैट इज द स्ट्रैटेजी, तो माय डियर, जिस बच्चे ने 10 साल 12 साल 15 साल इस यूपीएससी प्रिपरेशन को डिवोट किया है, ही शुड बी ऑलवेज क्लियरिंग एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जरा सा मुझे फैक्ट चेक करके बताइए गूगल से और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लास्ट टाइम आपने कब देखा कि जनरल कैटेगरी से यूपीएससी का टॉपर हैड द एज ऑफ 32। इफ समवन हैड टॉप्ड यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, देन ही हैड द एज ऑफ 35 and SC and ST had the age of 37. Please write in the comment box and you will get to know that in the my memory, at least I have the vast experience of around 15 years of teaching. मेरी नज़र में ऐसा बच्चा नज़र नहीं आता। और most of the time, as I said, the toppers also, most of the successful candidates are also coming from the age group of 21 to 24. What is the reason? It means the strategy matters a lot. कि इस स्ट्रैटेजी को अगर हम ठीक से समझें तो हमारा 20% जॉब इज डन। ऑलवेज रिमेंबर, 20% जॉब इज डन अगर हम इस स्ट्रैटेजी को हम ठीक से समझते हैं। बाकी के 80% को आई डिवाइड इनटू 35 एंड 35। 35 इज राइट लर्निंग एंड दिस 35 इज देयर, rest 35 is there, that is about the right execution and application. जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है। ऑलराइट, और बाकी के जो बच गए, दैट इज अबाउट द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। वो मुकद्दर है, वो इंसान पे ईश्वर की कृपा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, अच्छा हार्डवर्क किया, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, ऐसा हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में स्ट्रेटजी, राइट, उसका एग्जीक्यूशन एंड फिर उसका एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम वन बाय वन इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज प्रीलिम्स और मेंस में पेपर्स की प्रिपरेशन की जाती है, और हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे शुरू में और उसके बाद से फुल डिटेल में ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एज यू नो दैट यूपीएससी हैज़ 3 stages. This exam starts with the prelims examination, then the mains exam and then interview. In prelims examination, first of all, we have GS paper. GS पेपर, ऑलराइट। अब जब हम GS पेपर की बात कर रहे हैं और CSAT इज क्वालिफाइंग, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे लेटर ऑन, जब हम GS की बात कर रहे हैं तो इस जनरल स्टडीज पेपर में क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इफ दीज सब्जेक्ट्स वी टेक, तो इट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड साइंस टेक, एंड देन करंट अफेयर्स। ध्यान से समझिए इसको, एक बार अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। जैसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए या मेंस की, या हम दोनों साथ में हम कैसे करें, या फिर क्या दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग होती हैं, वगैरह वगैरह। ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस जनरल स्टडीज़ का। अब अगर आप इसी के साथ अगर आप मेंस के पेपर को भी देखें तो दिस इज आवर पेपर 1 बाय एंड लार्ज, फाइन। आफ्टर नंबर 1 इज ऐसे मेंस में, इन मेंस नंबर 1 इज ऐसे, जो कि कंपलसरी पेपर के बाद आता है। दिस इज पेपर 1, दिस इज पेपर 2, दिस इज पेपर 3. It also comes in the paper 3 only, and science and technology and the current affairs are very much part of the mains paper also. So there you can see that there is no difference in the paper as such in the main syllabus and the prelim syllabus. Mains में कुछ चीज़ें अलग हैं, like essay is very much different, और इसके बाद ethics paper that is different, and then the optional subject that is also different. Otherwise rest of the subject is the same one. Now if this preparation has to be done, then how it should be done? तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, जैसे आप में से ज़्यादातर लोग आई होप कि 2024 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। अब अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया तो आप क्या करें? क्या हम अभी से दोबारा से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा नहीं आ पाया? आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट अपना दिया होगा एंड दे आर अनेबल टू क्रैक प्रीलिम्स। उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या उनको बिल्कुल थॉरोली प्रीलिम्स पे लगे रहना चाहिए? फाइन। तो आप देखिए, इस प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरी है कि आप सबसे पहले कुछ इस एग्जाम की कुछ रियलिटीज को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आप समझें। टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, व्हाट स्कोर एक्चुअली यू नीड टू मेक, कितना स्कोर आपको चाहिए? तो इट इज सेड दैट यू नीड टू स्कोर 105 मार्क्स, you need to score 105 marks out of 200, and that is a very safe score. कुछ exceptions को अगर छोड़ दें, then any candidate who has the score of 105 definitely clears prelims exam. लेकिन इसको जब हमको पहुंचना है तो for this we know that the literal meaning of this, out of 100 questions someone need to score 50 plus questions. We know that the each question is of 2 marks, total 200, and 50 into 2, it means around 100 plus. So you need to score this much off. So if someone has to score this 50 or 200, then for that how many questions? 50 questions. First of all, target that how to reach to these 50 questions. अगर हम इन 50 questions के बैंक तक अगर पहुंच गए, अगर हमने ये देखा कि पूरे के पूरे सिलेबस में हमारा स्ट्रेंथ एरिया ये है, और अगर उस स्ट्रेंथ एरिया से अगर ये 50 क्वेश्चंस का पूल अगर हमारे पास आ जाता है, तो जाहिर सी बात है ना दैट वी आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एट एनी कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट फाइंड आउट फ्रॉम वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. So there, if it has to be answer, just take the example of 2023. From geography, how many questions have been asked?
from geography, how many questions have been asked in the prelims examination? Then the answer is, this year it is around 22 questions plus minus. How many questions are there from ecology and environment? Answer is around 20 plus minus. Means two subjects. I am taking geography and ecology environment. Why? Because these are very much related with each other. All right. So these two subjects are giving you around 42 questions out of 50. Out of 50. Now, obviously, it is very true that it is very difficult to answer all 42 out of 42. If we go for all the pragmatic approach, out of this 42, how many questions you can answer? I think it should be 30. All right, means 30 questions are done. इस बात में कोई शक नहीं है कि 30 क्वेश्चंस तो हम 42 में कर ही लेंगे, अगर हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अच्छे से हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स का भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल और जहाँ की आप कंफर्टेबल फील करते रहे हैं, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पे रहे हैं? तो मेरा ये मानना है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं, और जो लोग प्रिपरेशन करेंगे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करेंगे? तो दैट इज द आंसर चैप्टर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी में आपका कंफर्ट लेवल हाई होता है, ये बाय लॉ ऑफ नेचर है। फाइन कि आदमी थोड़ा बहुत चीजों को समझता है, अगर राइट काइंड ऑफ गाइडेंस इफ यू आर गिवन, देन डेफिनेटली यू कैन, फ्रॉम हियर यू विल बी आस्क्ड अराउंड 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस a layman can answer at least 10 questions correctly, and you have reached 40 questions, my dear. 40 questions. Geography, ecology, environment, Indian polity. Now, for the remaining 10 to 15 questions, you have this economy. Fine. From here, 25 questions are there. And if you apply yourself in such a way that you have good access to the current affairs material, and obviously here at Perfection IAS we do provide that on daily basis as well as monthly basis. You have the access of current affairs magazines, you have access of The Hindu, Indian Express. Definitely you are going to answer most of the questions asked in the Indian economy, asked from the ecology, environment and the geography and the polity as well. So there 50 plus score is already reached out of 25. If you take a very pragmatic approach, your answer would be 15. Still you have entire history left, and without history you cannot qualify mains examination. So every serious candidate will suggest you to go for art and culture, to go for modern history at least. However, sometimes question is asked from the ancient history and the medieval history also. और आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो हम कैसे करें, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे हमारे इस लेक्चर सीरीज में। जो हमारी फैकल्टीज हैं, दे विल लेट यू नो। दैट इज नॉट अ बिग डील। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कुछ सब्जेक्ट्स को और बढ़िया से कुछ सब्जेक्ट को हम कर लें, तो एनी 2 to 3 सब्जेक्ट्स यू विल टेक एंड योर जॉब इज डन। Fine. So what this strategy says, that geography plus ecology plus polity plus economy, fine, and your job is done. If you want to, and your score is 55 plus, fine, very safely with all that negative marking approach and all. अगर आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो दैट ऑल्टरनेटिव विल कम एज इकोनॉमी प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी एंड प्लस
इन्वायरमेंट। अब आप देखिए, अब आपका स्कोर फिर से यहीं पर आएगा। इकोनॉमी 25 क्वेश्चंस, हिस्ट्री 15 क्वेश्चंस, पॉलिटी 15 क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट 20 क्वेश्चंस। 20, 25, 30, 55 and 55, 75. Out of 75, you have to score 55. Sorry, you have to score 55 and your job is done. लेकिन अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि आपके पास हिस्ट्री का हाई वॉल्यूम हो गया, आपके पास पूरा का पूरा जो दारोमदार आया वो हिस्ट्री पे आया और इकोनॉमी पे आया। यहां पे ज्योग्राफी पे आ रहा था और पॉलिटी पे आ रहा था, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पे आ रहा था। आपको यह देखना है कि कौन सा दो एरिया ऐसा होगा जो सो कि आप बहुत अच्छे से ग्रिप में ले सकते हैं। मेरा यह मानना है कि यह एरिया सबसे आसान है, सॉरी जो मुश्किल में सबसे आसान है वो ये है। पॉलिटी तो देखिए सबके लिए आसान है, पॉलिटी यहां पर भी है और पॉलिटी यहां पे भी है। ऑलराइट, आई होप मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। अगर मैं और इजी में बोलूं, कोई भी ऐसा दो सब्जेक्ट लीजिए जिससे कि आप मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा, मैंने लिया इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 42। इस 42 में 30 करेंगे। आप इस 30 को जहां से भी 2 से लेके आ सकते हैं, गो फॉर इट। और बाकी को आप सरसरी आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। यू विल डेफिनेटली क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ स्टिल यू आर नॉट, आई एम अवेलेबल हियर एट परफेक्शन IAS, Karol Bagh, Delhi. Our entire team, general studies team, is available here. You can approach to us. All right, now so this part is done. Now I will be taking that how to prepare geography. मीन्स ज्योग्राफी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम स्कोर इन ज्योग्राफी। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर IAS एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी बात तो ज़्यादातर समझ में आ जाती है दैट वी हैव टू प्रिपेयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, बट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? Because if we go by the syllabus, what UPSC has mentioned, and then we find out the question what they have asked, so there we find that some sort of, the gulf is there between the syllabus they have mentioned and the questions they are asking. Because they are saying that the questions will be very simple, very easy, that every graduate student can easily answer, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और हम सब के सब ग्रेजुएट तो होते ही हैं। तो फिर आखिर वो गैप कहाँ है, वो गल्फ, वो डिवाइड कहाँ है? बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आज हम इस बात को बिल्कुल यहीं पे समझेंगे और यहीं पर इसको सॉल्व भी कर लेंगे, सो दैट कि लाइफ में दोबारा फिर से गलती ना हो। ऑलराइट, तो देयर यू सी, ज्योग्राफी में सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योग्राफी में इन्होंने मेंशन क्या किया है, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। ज्योग्राफी, they have said that they will be asking questions from physical geography, thereafter Indian geography, thereafter human and economic geography, and finally world regional geography. It means that 4 specific areas are there: physical geography, Indian geography, human and economic geography, world regional geography. अब सबसे पहले जो सवाल आता है दैट इज व्हाट,
कि इसमें विच पेपर और विच पर्टिकुलर थीम हैज मैक्सिमम वेटेज, दैट इज अ क्वेश्चन. एंड इफ दिस क्वेश्चन वी नीड टू आंसर, तो गलती हमसे यहीं पर हो जाती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फिजिकल से कितने क्वेश्चन आए, इंडियन से कितने क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आए. और जब ये आंसर हमें देना हो, देन वी स्टार्ट अंडरलाइनिंग दैट 2 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से, एंड 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया. नो, ज्योग्राफी में वी कैन नॉट गिव सच अ सिंपल आंसर, बिकॉज द रीजन इज in geography, it is the physical geography, it is physical geography that is mother of geography. Mother of geography. If your physical geography is conceptually as well as factually done, then the most of the questions asked in the Indian physical geography you can easily answer. And most of the question asked in the world regional geography you can answer. You can also make a guess if any question is coming from the economic geography, like the mineral bases, agricultural practices, industrial activities, etc. Then if you are not having a very thorough knowledge of that particular fact, you can make some linkages and you can answer these questions. But if you do not have a thorough knowledge of the physical geography, you won't be able to answer many of the questions asked from the Indian geography, human geography, economic geography, and the world regional geography. I will give you several examples so that you can understand what I am trying to convey. You see, if a simple question is that there is a presence of taiga forests in northern Canada, and what type of economic activities people of northern Canada perform during winter season. Up there you see, this kind of information you can have at many places. It is mentioned there in GC Liang, it is mentioned there in NCERT, it is mentioned there in the World Climatic Belt chapter, taiga type of vegetation in NCERT class 12th also. But what if we have not learned this? Because question तो यही है ना, which is the right strategy? The right strategy to prepare IAS examination is that there should be a good accuracy, कि हम कम से कम पढ़ें और maximum questions को लेके आएं. क्योंकि अगर हम वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट को कम कर पाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट को अगर कम कर पाते हैं, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट. ऑलराइट. और अगर वॉल्यूम ही अगर ज्यादा हो गया, लेंथ ही अगर ज्यादा हो गया, तो हाउ यू कैन गो फॉर द फ्रीक्वेंट रिवीजन्स? प्रॉब्लम तो यही है ना कि टाइम के शॉर्टेज को हम किस तरीके से ओवरकम करें, कैसे हम मैक्सिमम रिवीजन्स के लिए हम जाएं. तो अब आप देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी सेज दैट in northern Canada there is a snow covered area, or you can say that those areas which receive precipitation in the form of snowfall. Obvious logic is there that wherever such a snowfall is there, then there will be coniferous forest cover or the taiga forest cover. अब अगर taiga forest cover है तो obvious सी बात है कि mostly that would be softwood, और अगर softwood अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशीज विल नॉट बी सो मच डाइवर्स एज वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ डाइवर्स वेजिटेशन इन द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. देन lumbering should be prime economic activity. Lumbering means cutting off the forest, cutting off the wood for various purposes, for the paper industry, for the other woodwork industry, etc., handcraft industry, etc. Then obviously it is the physical geography, this is giving you a signal that what type of economic activity there would be. अब ये आपने डायरेक्टली अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पढ़ा है, even then you are in a good position to answer such things.
This is the beauty of having good understanding of a physical geography. Recently, they asked in the UPSC mains examination that discuss the various volcanic events which have taken place across the world in 2021. अब ये आंसर आप कैसे दे सकते हैं? Unless you have a very factual knowledge, और आपने करंट अफेयर्स मैगजीन को लेके, न्यूज़पेपर को लेके सारे के सारे वॉल्केनिक इरप्शंस को आपने लर्न किया है, मेमोराइज किया है, तो देयर यू नो दैट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनिक साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. वेयर इज द मिड कॉन्टिनेंटल site where the most of the active volcanoes are, where is the ring of fire in the Pacific Ocean where most of the volcanic eruptions are, where are the mid-oceanic ridges where most of the volcanic eruptions are. If you have the idea of this volcanic sites distribution, then you can easily make out a guess that okay, this site could be a prominent site where the volcanic eruption might have taken place. अगर आपके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इट इज इजी, बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्टली बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, यू कुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आल्सो. So every time whenever this kind of question is asked, you need to think about the concepts what we have learned. और इसलिए ये फिजिकल ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब सवाल उठता है कि इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है. तो फिजिकल ज्योग्राफी सजेस्ट दैट वी हैव टू लर्न अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी and oceanography. I always suggest to newcomers that if you have started your preparation, और आपको ये लगता है और आपको ये चेक करना है कि जो स्ट्रैटेजी हम आपको परफेक्शन IAS में शेयर कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, तो इसको जज करने के लिए आपके पास क्या तरीका है. इसको जज करने का तरीका यह है कि जो स्ट्रेटजी हम आपको दे रहे हैं उसको आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद फिर आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस यू आर एबल टू आंसर. लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और तब तक हो सकता है कि आप उस मोमेंटम को मेंटेन ना कर पाएँ, उस अर्ज को मेंटेन ना कर पाएँ, एंड दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो व्हाट इज़ द साउंड एंड बेटर स्ट्रेटजी कि आप मेरे को 2 दिन और 3 दिन में यहाँ करोल बाग ऑफिस में आके मिल सकते हो और मुझे बोल सकते हो कि यस सर आई अप्रिशिएट योर स्ट्रेटजी, और सर आई डू नॉट एग्री. दो में से कोई एक ही बात हो सकती है ना, कि या तो आप हमारी स्ट्रेटजी से एग्री करेंगे या फिर आप डिसएग्री करेंगे. तो कैसे? तो द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ दिस स्मॉलेस्ट इज ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को ओशनोग्राफी से शुरू करिए, जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं, क्लाइमेटोलॉजी से नहीं, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा लेंदी है एंड द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज लिटिल हाई, और आपको वहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी. लेकिन ओशनोग्राफी को आप थोड़ा सा करेंगे तो ठीक ठाक तरीके से आप उसको खुद से भी कर सकते हैं. और क्या करना चाहिए? अगर आपने ओशनोग्राफी को सिर्फ अगर NCERT से भी कवर किया, ओनली NCERT जो फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर रही है क्लास 11th, अगर आपने इससे भी कवर किया तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, एंड एट लीस्ट इन द प्रीलिम्स 2 questions. However, in 2023 prelims exam, there was no question from oceanography, so there is a high possibility of having the question from oceanography in 2024. 2 क्वेश्चन आपको इजीली मिलेंगे. अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं?
जरा इस पे भी हम देखते हैं तो हमको इससे आसानी से और बात समझ में आएगी कि दे आर हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी, तो जरा ओशनोग्राफी के आप सिंपल सिलेबस को देखिए. दे आर गिविंग यू ओशन बॉटम topography, ocean bottom topography, that what sort of features are there in the ocean bottom, that talks about continental shelf, that talks about continental shelf, slope, rise, guyots, then trenches, mid-oceanic ridges, and sea mounts. अब ये है आपके पास ओशन बॉटम रिलीफ में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज. अब ये है हमारे पास सीरीज में, ये है ओशन बॉटम रिलीफ. अब हमें इस पे पढ़ना क्या है, कैसे करना है, दैट देयर वी हैव टू नो दैट व्हाट दीज आर. simple question they can ask you that what is guyot, what is the difference between the sea mount and the mid-oceanic ridges, how the mid-oceanic ridges differ from the sea mounts or the guyots, like this. Second one is there that where these are. Now what is the meaning of where these are? It means that they are asking you about a particular site, like where is Mindanao Trench located. They can ask you that where Challenger Ridge is, Gasberg Ridge. They can ask you about that Hawaii Island is an example of. Fine. So this kind of questions means where a particular trench is located, a particular mid-oceanic ridge is, particular sea mount is. So if this where you are able to answer, it means that you are learning about the distribution. And this distribution you have to write in the mains examination. They will discuss later on. And as I have already said, my dear, that no strategy is specifically for the prelims and separately for the mains examination. We need to have a very combined way of learning. So their distribution and this chapter is prepared. Similarly, you have to answer about the ocean salinity, ocean temperature. Now, up what and where, what and where. What means that if the salinity is, then the what minerals are? Sodium chloride is there, magnesium sulfate is there, magnesium chloride is there. तो what percentage are there? है ना, किस तरीके से बन रहा है, what are the sources, ये salinity oceans में कहाँ से आती हैं, इस बात का आंसर आपने देना है. और कहाँ पे मिलती है, जैसे कि where the salinity is high, what is the salinity of the Red Sea, what is salinity of Arabian Sea. Why in the Death Valley, why in the Dead Sea, why in the Lake Baikal, why in the Mediterranean Sea salinity is this much? All right, it means what and where. Similarly, temperature, why Red Sea has high temperature than the Arabian Sea? अभी आप देखो कि recently now you have the question, you have the climatic, you can say a challenge we are facing, and that is the cyclone which has been formed into the Arabian Sea and that has approached to India and Pakistan. अब Arabian Sea की ऐसी वार्मिंग, ऐसी हीटिंग क्यों हो गई? फाइन,
ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर साइक्लोन्स बनने की जो फ्रीक्वेंसी है इन द रिसेंट ईयर्स दैट हैज इंक्रीज्ड। अभी तो ऑब्वियस आपको साइक्लोन की तरफ लेके जा रहा है, आपको ओशन बॉटम की तरफ लेके जा रहा है, आपको ओशन वाटर टेम्परेचर की तरफ लेके जा रहा है। ऑलराइट, तो दिस ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी एंड देन द ओशन करंट्स, ओशन करंट्स। अब ये जो ओशन करंट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स। दे आर आस्किंग दैट वेयर इज द बेंगुएला करंट, वेयर इज अगुलहास करंट। Fine. They are asking you, they will create a confusion, Benguela and the Agulhas and the Mozambique. Fine. Where is entire current? You have to think why ocean currents in northern hemisphere move clockwise and in southern hemisphere move anti-clockwise. What is the reasons that the gyres are formed? 5 gyres are there on the planet. The ocean current is a very good topic. There you have to learn about which current is where, which one is cold current, which one is warm current, and what is the direction, what is the location. Means once again the question is what and where. Fine. Thereafter we have the tides. Tides. Why tides are formed? Where tides are recorded highest, where which place of the earth receives 4 tides in a day instead of 2. So these are frequently asked questions and that we have to learn from the oceanography. And I will suggest you कि अब इसको कैसे हमें पढ़ना चाहिए। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ही थॉरोली आप लेंगे और बहुत ही डेडिकेशन से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आई विल सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे आप ओशनोग्राफी को लीजिए। फाइन। और उस ओशनोग्राफी के जो पेजेस हैं इनको आप पढ़िए। फाइन। बहुत ही धीरे धीरे, जस्ट ट्राई टू रीड द पैसेज एंड द पैराग्राफ लाइन बाय लाइन। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 चैप्टर टेक अ ब्रेक, फिर से 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और पूरी की पूरी ओशनोग्राफी को आप कवर करिए। डोंट प्रिपेयर योर नोट्स, आप उसको पूरा थॉरोली पढ़िए। Wherever you think that this particular fact is important and that should be underlined, आप वहाँ पे उसकी underline भी कर लीजिए। Fine. After completing 1 round, take a break of 2 hours and 3 hours and start again. And this way NCERT oceanography go 5 times. 5 colors आप यूज करिए। फर्स्ट पेंसिल, सेकेंडली कुछ भी कलर जो हाईलाइटर होता है 5 टाइम्स अंडरलाइन करिए। और जब उसको आपने अंडरलाइन कर लिया है, अब उसको जो आपने समझा है, अब उसको करने के बाद आप इस तरह से पैटर्न को आप देखेंगे कि नाउ दिस पैटर्न इज कमिंग इनटू योर माइंड। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें लगता तो है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन दैट थिंग डजंट गो इनटू आवर मेमोरी। और उस मेमोरी में चीजों को फिट करने के लिए इट इज एसेंशियल कि वी शुड गो एटलीस्ट 5 टाइम्स। 1 बार 2 बार करने का कोई मतलब नहीं होता। एंड इसके लिए यह जरूरी है कि हम उसको बार बार करें। और बार बार में कितना? 5 टाइम्स। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये 5 टाइम्स आपने किया, अब आपकी मेमोरी में है। नाउ टेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स and try to solve the questions which have been asked from the oceanography. If it is only from the oceanography, if it is not linked with the climatology or the geomorphology, that has also a good possibility, then you will be surely answering those questions. Only NCERT 5 times. आपसे जहां पर कुछ गलतियां होंगी वो वहां पे होंगी कि when question has been asked from between the lines. अब यहां पर आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होगी who can explain the things properly. और अगर आप वो भी मिल पाता है then 100% questions you will be able to answer for sure. So now after this we will go for the next theme, and that is geomorphology. Geomorphology is very straight and simple. As you know that geomorphology is a study of Earth's surface
Earth surface. Then there we have to develop a connection that what are the major topics and from where they are asking the questions. Major topics, if we say that it is the Earth's interior, continental drift theory, plate tectonics theory, volcanism, earthquake and landforms. This much means 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics. Landforms, here you can say that what landforms are: mountains, plateaus, plains. Then landforms formed by rivers, glaciers, winds, coastal waves, karst landforms, that's it. Fine. Here question is very straightforward. You have to understand that what is the logic behind that. Say for example, when we learn about the landforms, we learn about two other linked topics, and that is the weathering and erosion, and denudation, etc. And what are the linkages, means लैंडफॉर्म्स के बनने में इनका क्या रोल है और ये कैसे इस लैंडफॉर्म को डेवलप करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। और आपकी बात बन जाती है। जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो है अर्थ इंटीरियर में व्हाट आर द फीचर्स लाइक सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, एंड उसके जो डिविजन्स हैं, ड्यून ऑफ ट्रांजिशन है, फाइन, लाइक कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, लेहमन, etc. Then the continental drift theory is there. What Wegener had said, how the Pangea came into being and how Pangea dismantled. Thereafter, plate tectonics theory, what plates are there, how these plates are moving. And once you have the control over this topic, and I always say that plate tectonics theory is controlling rest of the geomorphology, you will be able to understand volcanism easily, earthquake easily, and the landforms like this easily. The only thing that you have to add on, and that is what? The distribution. That is distribution. What distribution means? Where a particular volcano is located, where a particular mountain is, where a particular plateau is. So there I gave you the information that in which particular part, means this world regional geography, that is also very easily linked with this. Means where a mountain is, where a plateau is, here we learn through mapping, and here we learn through the simple information that how this plate tectonics theory is responsible for the formation of Rockies mountain, Andes mountain, Alps mountain, etc. All right. So thereafter, this is the geomorphology. Now, the last topic from this physical geography is climatology. It is conceptual, more conceptual and less factual. Fine. It is not as factual as the geomorphology and the oceanography is. It is more conceptual. आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा और बड़े अच्छे से और बहुत ही बारीकी से that how our entire composition and the structure of Earth's atmosphere. Like the first topic is composition and structure of our atmosphere.
our atmosphere. So there we have to learn that why this kind of a structure is, why this kind of composition is, or basic facts, troposphere, mesosphere, thermosphere, etc., that we have to learn. Fine. Secondly, we have to learn about the temperature. In temperature, insolation, how does it help? Fine. Then insolation, terrestrial radiation, how does it help? Then the process of conduction, process of convection, and the process of advection is responsible for heating of atmosphere. Responsible for heating of atmosphere, that we need to learn. आफ्टर दिस द एंटायर सर्कुलेशन, अगर हीटिंग हो रही है अर्थ की तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पे तो पड़ेगा ही, और इस पर जब एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट आता है तो जो एयर होती है दैट चेंजेस इनटू अ विंड, मीन्स द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो वो एयर मूव क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच आर डेवलपिंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर. तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ wind system, pressure gradient, etc. और जो कि इससे बहुत ही कुछ रिलेटेड है. Not exactly the same, it is following the temperature, but yes, mostly it follows. And thereafter we have cyclones, air masses, fronts, and finally world climatic belts. World climatic belts. This much. अब आप देखिए, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ये जो टॉपिक जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक बेल्ट, दैट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट हैव वी स्टडीड देयर हेयर. क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेटिक बेल्ट जैसे आपने सुना होगा, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो ये सारे के सारे क्लाइमेटिक बेल्ट्स आते ही क्यों हैं? तो these are coming because we have this temperature, pressure, gradient distribution, and if these are coming तो obviously इसका जो application होगा ये climatic belt में दिखाई देगा. वहाँ का temperature कैसा होगा, वहाँ vegetation कैसा होगा, जहाँ पर जैसा temperature, जहाँ पर जैसा rainfall, वहाँ का vegetation भी तो वैसा ही हो सकता है. Alright? अब उसके बाद से वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैसी होगी, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द ट्राइबल एक्टिविटीज देयर विल बी, ऑल इजीली वी कैन लिंक. फाइन. तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक बेल्ट में, एंड दिस इज द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट. अब अगर आप देखें दैट फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी, from physical geography, how many questions you can expect in prelims examination, directly or indirectly? Then there as I said that the total number of question is supposed to be 25, say plus minus. So out of 25 questions from geomorphology, climatology and the oceanography, you can expect around 8 to 9 questions. You can simply categorize them. It is from the geomorphology, it is from the climatology, it is from the oceanography. और बाकी जो इसके आपके जो हेल्प मिलेगी आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में, वो तो अपनी जगह पर है ही. ऑलराइट. तो दिस इज फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी के बारे में लर्न करना है. इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए हम यहाँ पर रुकेंगे और जो हमारी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की जो सेकंड वीडियो आएगी जो कि पार्ट 2 होगी, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडियन ज्योग्राफी को प्रिपेयर करते हैं एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की बात हम उसमें करेंगे. आई होप कि हमारा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा. अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड हम और हमारी टीम एट परफेक्शन IAS करोल बाग आपको उसका एक अच्छा आंसर देंगे. थैंक यू वेरी मच
for being with us.